नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम लगभग नज़दीक हैं, पेट का एग्ज़ाम अगस्त के महीने में 20 तारीख को है और आगे UPSI का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो जिसके चलते हमने एक नए सब्जेक्ट का वीडियो बनाने का प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मैंने इसमें बेहतर समझाने का प्रयास किया है और यदि आपको बेहतर समझ में आता है तो आप हमें अवश्य बताएं, ताकि हमारा जो प्रोत्साहन है वो लगातार चलता रहे और हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। किसी कारणवश बीच में वीडियो बनाना संभव नहीं था, क्योंकि कोविड-19 के चलते आप सभी को पता ही है कि सारा कुछ बंद हो चुका था। तो कुछ ऐसे कारण थे जो हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सके। ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने काम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, हिंदी भाषा, क्योंकि ये भी जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूछी जाती है और एक अच्छा स्कोर गेन करती है। ठीक है, तो आप सभी को पता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हिंदी को एक बिल्कुल तुच्छ सब्जेक्ट मानते हैं, और जबकि सबसे कठिन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हिंदी का। ठीक है, इसलिए हम हिंदी को बहुत सरल न मानते हुए हिंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे कि हिंदी होती क्या है। ठीक, तो हिंदी भाषा, सबसे पहले हम भाषा की जानकारी करते हैं कि भाषा जो है वो हमें प्राप्त कहाँ से है। ठीक है, तो भाषा हमको भाष्य धातु से प्राप्त हुई। ठीक है, भाष्य धातु से जो भाषा है वो हमको भाष्य धातु से प्राप्त हुई, और जो भाष्य का मतलब होता है वो होता है व्यक्त करना। ठीक है, भाष्य का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्त करना या प्रकट करना, व्यक्त करना या प्रकट करना। जैसे हमें किसी को प्रभावित करना है तो अपनी भाषा के माध्यम से ही हम प्रभावित कर पाते हैं उसको। किसी व्यक्ति को अगर हमें प्रभावित करना है तो हम उसको अपनी भाषा के माध्यम से, अट्रैक्टिव भाषा जो होती है वो अगर हम अच्छा यूज कर पाते हैं तो वो आदमी जो है अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के शब्दों में इतना दम होता है, इतनी ताकत होती है कि अगर आप शब्दों से ही किसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आकर्षण का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई खिंचाव, ये नहीं। आकर्षित का मतलब कि आप अपनी जो बात है वो सब हर व्यक्ति सुनेंगे अगर आप अच्छा ज्ञान रखते हैं भाषा का। तो ठीक है, आप अगर चुने हुए वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाषा, तो भाषा जो है वो भाष्य धातु से मिली है। ठीक है ना, भाष्य धातु के प्रयोग से बनी है, और भाष्य का मतलब होता है व्यक्त करना या प्रकट करना। व्यक्त करना मतलब किसी भाषा को अपने से बोलना। ठीक है ना, या उसे हम इस तरीके से कहें कि व्यक्त करने का मतलब होता है किसी के सामने प्रकट करना। ठीक, अब जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। कौन सी है? हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा जो है वो हमारी 43% जनसंख्या, जो भारत की 43% जनसंख्या प्लस, ठीक है ना, मतलब 43% जनसंख्या से भी ज़्यादा, ठीक है, बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है ना, 43% जनसंख्या से अधिक लिख लेते हैं यहाँ पर, से अधिक, मतलब जो हिंदी भाषा है उसको हमारे देश के लगभग 43% से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए हिंदी भाषा को क्या किया गया, राज भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, किस भाषा का? राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा, राजभाषा का मतलब बोली, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा। ठीक है ना, बोली, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा। ठीक है ना, क्या किया गया? हिंदी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा 43%, भारत के 43% से अधिक जनसंख्या बोलती है हिंदी भाषा को। ठीक है ना, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली, लिखी, पढ़ी व समझी भी, ठीक है ना, दो एक चीज़ और लिख लीजिएगा, समझी जाने वाली,
ठीक है ना, मतलब बोली, लिखी, पढ़ी व समझे जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे क्या किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज में उपयुक्त भाषा, ठीक है ना, सरकारी कामकाज में उपयुक्त भाषा, सरकारी कामकाज में उपयुक्त भाषा, ठीक है। क्या हुआ कि जब देखा गया कि जब भारत के 43% से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, 43% से अधिक जनसंख्या, ठीक है ना, तो 14 सितंबर सन 1949 में क्या किया गया, इसको राजभाषा यानी सरकारी कामकाज में उपयुक्त भाषा का दर्जा दे दिया गया। और क्योंकि यह जो हिंदी भाषा है ये सबसे ज़्यादा बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाने वाली भाषा है, ठीक है ना, तो इसमें सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और आराम से नोट करते चलिए, ठीक है ना। और ध्यान देते हैं, जो हिंदी है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भैया, फारसी भाषा का शब्द है, क्या लिख गए, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसकी जो हिंदी भाषा की आदि जननी है, क्या, आदि जननी, जननी का मतलब होता है माता, ठीक है ना, जनक का मतलब पिता और जननी का मतलब माता, आदि जननी का मतलब होता है प्रारंभ की जननी। तो किससे हिंदी सबसे पहले तो प्रारंभिक जो भाषा थी वो थी संस्कृत, संस्कृत से हिंदी बनी, ठीक है ना, संस्कृत से हिंदी बनी, ठीक। तो ये तो था आपका कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी थी वो हमारी क्या थी भैया, संस्कृत। संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ और पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट भाषा का विकास हुआ और अवहट्ट भाषा से पुरानी हिंदी, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि हमारी राजभाषा जिसको बोला गया, ठीक है। तो सबसे फिर से ध्यान से देखते हैं, संस्कृत जो थी वो हिंदी भाषा की आदि जननी इसलिए बोली जाती थी क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और वो किस प्रकार से हुआ है, तो संस्कृत भाषा से पहले पाली भाषा का विकास हुआ, इसके बाद प्राकृत भाषा का, इसके बाद अपभ्रंश भाषा का और इसके बाद अवहट्ट, फिर इसके बाद पुरानी हिंदी, ठीक है ना। अब राजभाषा का जो है विकास या हिंदी भाषा का बोले तो विकास का कहाँ से हुआ, तो हिंदी भाषा का जो विकास है या मानक जो भाषा है हिंदी भाषा की, ठीक है ना, हिंदी भाषा की मानक भाषा वो आपकी है खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसी को हम कहते हैं कौरवी, खड़ी बोली या कौरवी, ठीक है ना, खड़ी बोली या कौरवी। तो हिंदी भाषा की मानक भाषा कौन सी होगी भैया, खड़ी बोली या कौरवी। अब संविधान में अनुच्छेद 343 भाग 1, 343, ठीक है ना, संविधान में अनुच्छेद 343 भाग 1 में हिंदी भाषा को या कहते जो हमारी भाषा थी हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है ना, संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 का पार्ट 1 यानी भाग 1 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम ध्यान ये देंगे कि जो हिंदी भाषा होती है इसकी वो भाषाएं कितनी होती हैं, वर्ग कौन कौन से होते हैं। जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है उसके 5 उपभाषा वर्ग हैं, 5 उपभाषा वर्ग हैं, ठीक है ना। और जो बोलियां हैं वो है हमारी 17, ठीक है। 5 उपभाषा वर्ग हैं और बोलियां टोटल कितनी हैं, 17 हैं, ठीक है। तो चूंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है इस वजह से मेरे पास नोट्स हैं, मैं उनसे हैंडमेड है
ठीक है, तो उनसे मैं आपको लिखता चल रहा हूँ, आप भी लिखते चलिए, बोलते भी चलो। पहला जो उपभाषा वर्ग है वो है आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इसके अंदर बोलियां जो हैं वो हैं 5 बोलियां हैं 5। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है। ये आपकी 5 इसमें भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, और दूसरी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं? बोलियां, इसमें 3 बोलियां हैं। पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। ये आपकी 3 बोलियां हैं, ठीक है। इसके बाद पहुंचते हैं अगले उपभाषा वर्ग में, बिहारी हिंदी। इसमें भी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथे उपभाषा वर्ग राजस्थानी, इसमें 4 है। पहली है आपकी मेवाती, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। ये 4 भाषाएं। अगला और अंतिम है आपका पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसमें आपकी 2 हैं, 2 भाषाएं, 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा, ठीक है, इसकी कितने उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषा वर्ग हैं, और बोलियां टोटल कितनी हैं? 17। पहली जो हमारी है वो पहली है पश्चिमी हिंदी। इसमें टोटल 5 भाषाएं हैं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ठीक है। अगली जो हमारी सेकंड नंबर उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी तीसरी जो है वो भाषा वर्ग वो क्या है? बिहारी हिंदी। इसमें भी 3 भाषाएं, 3 बोलियां हैं हमारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। अगला जो चौथी उपभाषा वर्ग है वो है आपका राजस्थानी। इसमें 4 बोलियां हैं, ठीक है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। अगला लास्ट है पहाड़ी हिंदी। इसमें 2 भाषाएं हैं, 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और इसमें समझते हैं कि भाषा जो होती है वो होता क्या है, भाषा का मतलब क्या होता है। तो पहले हमने बताया जब स्टार्ट की क्लास उससे पहले कि भाषा जो होती है वो अपने विचारों को प्रकट करना। भाषा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के आगे अपनी भाषा, अपने जो है विचारों को प्रकट करना, ये क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, आगे हमारा कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण की परिभाषा होती है हमारी कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है क्रिय से, ठीक है ना। क्रिय का मतलब करना, ठीक। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति क्रिय शब्द से हुई है, जहाँ क्रिय का मतलब है करना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? व्याकरण का जो प्रयोग है वो क्यों होता है? तो भाषा को भली भांति
समझना, भाषा को भली भांति समझना ही क्या कहलाता है, हमारा व्याकरण कहलाता है। फिर से पहुँचते हैं ऊपर, व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति क्री शब्द से हुई है। इसका मतलब क्या है? करना, और भाषा को भली भांति समझना ही व्याकरण कहलाता है। इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है। और व्याकरण के हमारे पास 3 भेद हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारा भेद है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार। वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या किया गया है? वर्णों के बारे में विचार किया गया है कि वर्णों के मेल से शब्द किस प्रकार बनते हैं, और शब्द विचार में क्या किया गया है? शब्दों के बारे में, मतलब शब्दों के मेल से वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और वाक्यों में वाक्यों का विचार किया गया है। तो हम परिभाषा किस तरीके से याद रखेंगे कि वर्ण विचार में क्या किया गया है कि वर्णों की उत्पत्ति और वर्णों के मेल से शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के मेल से शब्द का बनना आदि, ठीक है। शब्द विचार में, तो शब्द विचार में जैसे मान लेते हैं पर्यायवाची शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि बातों को विचार करना, ठीक है। वर्ण विचार में क्या हुआ कि वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के मेल से शब्द का बनना आदि वर्ण विचार में किया जाता है। और शब्द विचार में पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और वाक्य विचार में क्या किया जाता है? वाक्यों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। वाक्यों की संरचना के बारे में अध्ययन, ये आपका हो गया वाक्य विचार। 3 भेद थे, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या हुआ? वर्णों की उत्पत्ति और वर्णों के मेल से शब्द का बनना। और इसके बाद शब्द विचार है पर्यायवाची, अनेकार्थी जो भी आते हैं और उनके बारे में विचार करना। और वाक्य विचार में क्या है कि वाक्यों की संरचना के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अब आगे जो है पॉइंट समझने योग्य जो है हमारा वो ये है कि जो भाषा की शुरुआती ध्वनि उच्चारण से होती है, प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है ना। भाषा की शुरुआती ध्वनि उच्चारण से होती है, उच्चारण से होती है। भाषा की शुरुआती ध्वनि कहाँ से होती है भैया? उच्चारण से होती है, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाषा के जो थे वो 3 भेद थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और हमने ये भी पढ़ लिया कि भाषा की जो शुरुआती ध्वनि है वो काहे से होती है? उच्चारण से होती है। अब बात आती है हमारी वर्ण विचार पर। हम वर्णों के बारे में विचार थोड़ा सा करेंगे कि वर्ण होते क्या हैं, वर्ण होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा कि वर्ण के बारे में जानकारी करना। हम इसको ये कह सकते हैं कि जिनके खंड ना हो सके, जिनके खंड ना हो सके। कुल मिला के जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई एक ऐसी छोटी वस्तु होती है कि जिसको उस मतलब वस्तु को हम तोड़ ना सके, फिर दोबारा अब घटित ना कर सके किसी चीज़, ठीक है, वही वर्ण होता है। मतलब वर्ण एक सबसे सूक्ष्मतम, लघुत्तम बोले तो, ठीक है ना, लघुत्तम इकाई होती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वह लघुत्तम ध्वनि, वह लघुत्तम ध्वनि जिनके खंड ना हो सके, वह लघुत्तम ध्वनि जिनके खंड ना हो सके, ठीक है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वह लघुत्तम ध्वनि जिनके खंड ना हो सके, ठीक है। ये था हमारा वर्ण।
अब आगे ध्यान देते हैं। अगला है हमारा वर्णों की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और जो वर्णमाला है, वर्णमाला उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित है। वर्णमाला उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित है। एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं कि जो भाषा की शुरुआती ध्वनि होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? उच्चारण से होती है। फिर हमने वर्णों के बारे में थोड़ा सा देखा कि जिनके ऐसा सूक्ष्मतम, ठीक है ना, बिंदु, ऐसे सूक्ष्मतम अक्षर होते हैं कि जिनका क्या खंड ना हो सके, ठीक है ना। जिनके मतलब यह तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिनके खंड ना हो सके उनको हम वर्ण कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें हमने देखा कि वह लघुत्तम ध्वनि जिनके खंड ना हो सके, ठीक। लघुत्तम ध्वनि मतलब सूक्ष्मतम, ठीक है ना। इसके बाद वर्णों की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, ये भी हमने ध्यान दिया। अब इसके बाद देखा कि वर्णमाला जो है वो उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित है, ठीक है। अब जो है इसके बाद हमारी जो बात आती है वो आती है लिपि की। लिपि जो है वो क्या है कि वर्णों को लिखित रूप में व्यक्त करना लिपि कहलाती है, ठीक है। लिपि क्या होती है कि वर्णों को लिखित रूप में व्यक्त करना या करने की व्यवस्था भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो वर्णों को लिखित रूप में व्यक्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब ध्यान ये देते हैं कि हिंदी भाषा जो है इसकी कौन सी लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि सबको पता होगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कौन सी भैया? देवनागरी, ठीक है ना। देवनागरी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट आता है कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास वो ब्रह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्रह्मी लिपि से, ठीक। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई, लिपि तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। अब आगे बात आएगी हमारी वर्णमाला की, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास थोड़ा बेहतर रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि हिंदी पढ़ना भी बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो अध्यापक मैथ का हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी आती है और थोड़ी बहुत हम कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं से ऐसा तैयार करते हैं कि आप तक हम पहुँचा सकते हैं। आपका अगर आपके पास कंटेंट तैयार हो जाएगा, आप अगर लिख लेंगे, ठीक है, तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी का कोई ट्रिक नहीं होती है और हिंदी कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो हिंदी को हमें ये मत समझिएगा कि नहीं हम किस बुक से पढ़ाते हैं या क्या करते हैं। तो एक बुक का नहीं, कई बुकों का मिश्रण होता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है और इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और याद हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से हमने प्रयास किया है कि आप तक बेहतर से बेहतर चीज़ें पहुंचा सकें और आगे प्रयास चलता रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि कोई भी अपडेट आप तक आए तो तुरंत पहुँचे, ठीक है। जय हिंद।